को नमन करता हूँ और इस देश की युवा शक्ति को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ऑफिसों में बैठने के लिए, मरीजों को देखने के लिए एक बड़ा रेस्पेक्टिव पोस्ट होता है डॉक्टर, उस लिए बनना चाहता है। किस लिए? पर्पज होना चाहिए। क्यों बनना है डॉक्टर? सेवा करने के लिए। किसकी सेवा? देश की सेवा के साथ साथ मानव जाति की सेवा, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। इसको समझते हैं ना कि भगवान का दूसरा रूप होता है। एक भगवान जिंदगी देता है तो दूसरा डॉक्टर जिंदगी को बचा करके जिंदगी देता है। अगर मुझे पर्पज पता है, पर्पज के बाद क्या पैदा होता है हमारे शरीर के अंदर से, हमारी भावनाओं के अंदर से। दूसरा पी, पैशन, जुनून। और तीसरा पी, जब जुनून होता है ना, पागलपन होता है, दीवानगी होती है, तो फिर क्या होता है? परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ता हुआ चला जाता है। बढ़ता है कि नहीं? बड़े ढीले बैठे हुए। जय हिंद। भारत माँ के बेटों की आवाज नहीं हो सकती। भारत के बेटों की आवाज बॉर्डर के पर खड़े हुए दुश्मन के कानों तक पहुंचनी चाहिए कि हिंदुस्तान के ये बेटे शेर दहाड़ रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। कुछ अंदर से हुआ कुछ जीवन में, क्योंकि आपने पर्पज आपको पता था कि डॉक्टर बनना है। आपने सपना देखा होगा ना, एक डॉक्टर बनना है, सफेद कोट पहन करके वो गले में लटका करके चलना है ना? इसको क्योंकि आपने सपना देखा तब यहां तक पहुंचे। आपको पर्पज क्लियर है। मैंने भी आप ही की तरह सपना देखा, और सपने देखने बहुत आसान है, क्योंकि ये मन जो है ना, मन ये बड़ा शत्रु और मित्र दोनों ही रूप में होता है। ये मन शत्रु भी है और मित्र भी है। ये सपने दिखाता है, कल्पनाओं को जगाता है, लेकिन सपने देखने से कभी सपने पूरे नहीं होते। सपनों को जीना पड़ता है। और जिया कैसे जाता है? सोल से, आत्मा से। और सोल उस गॉड का, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का एक स्वरूप है। अगर आप अपने सपनों को अपनी सोल के साथ जीना शुरू करेंगे तो आपका सपना साकार ना हो, ये असंभव है। मैं 6th क्लास से सपने को जी रहा था। पर्पज क्लियर था कि फौजी बनना है, लेकिन फौजी क्यों बनना है? आपने भी सिर्फ बोल दिया नहीं, डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है? कभी सपना डॉक्टर देखा, ऐसा देखा कि डॉक्टर की ड्रेस पहने हुए और आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां -डिग्री में टेम्परेचर है, और वहां पर छत विक्षिप्त हुए लोग पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, और आप एज ए डॉक्टर उनको उस -20 डिग्री टेम्परेचर में से उनको उठा करके ला करके हॉस्पिटल में उनको जीवन प्रदान करें। कभी देखा? ये सपना देखा है अपने डॉक्टर का? सिर्फ कोट पहनने का सपना देखा। मैंने भी सपना यही देखा था। सपना देखा नहीं तो जिया था कि फौजी बनना है। वर्दी पहनने के लिए नहीं, बल्कि एक युद्ध लड़ना है। 6th क्लास का बच्चा कितनी उम्र का होता है?
10-11 साल, तब से उस सपने को जीता चला रहा था। अभी हम 11th में है ना, 11th पास करते ही 12th में आया ही था। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी, और 16 साल 5 महीने की उम्र से कि वो बड़े बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, जो आपकी आज ये अवस्था, इस अवस्था में फौज में भर्ती होकर के चला गया, उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है, और 9वें पे निशाना लगाते लगाते वो भारती की गोली में सो जाता। नाम जानते हैं, नाम जानते हैं उसका? अब्दुल हमीद। ऐसे योद्धा की कहानी को पढ़कर के बड़ा हुआ कि जो -50 डिग्री टेम्परेचर, कल्पना कीजिए 5 डिग्री टेम्परेचर कोटा में होता है, आपके जहाँ के रहने वाले वहाँ 5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता है, और जब 5 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है तो बिस्तर से नहीं उठते हैं, सर्दी लगती है, मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। -50, जहाँ लहू नहीं बल्कि हड्डियां भी जम जाती हैं। सियाचिन ग्लेशियर की वो 21,153 फीट ऊंची पहाड़ी जो कैद पोस्ट के नाम से थी, हिंदुस्तान का एक सैनिक उस बर्फ की दीवार पर चढ़ करके, वहां ये ईंट पत्थरों की दीवार नहीं होती है, बर्फ की दीवार होती है, बर्फ की दीवारों पर चढ़ करके और उस कैद पोस्ट को अपने नाम कर देता। नाम जानते हैं? कैप्टन बागा सिंह। आज सियाचिन ग्लेशियर की वो पोस्ट बाना टॉप के नाम से जानी जाती है। जिस तरह से आज आप यहां पर नीट क्वालिफाई करने के लिए आए ना, तैयारी करने के लिए, डॉक्टर तो नहीं बनोगे ना, यहाँ आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है, लेकिन घर वाले तो सब सोचते हैं, गांव वाले बोले डॉक्टर बनने गया भाई वो फलाने का लड़का, यही सोच रहे ना। अरे वो कोटा में तैयारी कर रहे, वो जो है डॉक्टर बन जाएगा। ये डॉक्टर के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी है, वहां तक आप पहुंच जाए। डॉक्टर तो तब बनेंगे जब MBBS की पढ़ाई कर लेंगे। 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक तो रोगियों को देखने वाला डॉक्टर होता है, और एक PhD करने वाला भी डॉक्टर ही होता है। होता है कि नहीं? अगर आपने ठान लिया अगर मुझे डॉक्टर ही बनना है, अगर पेशेंट देखने वाला नहीं बना तो कम से कम मैं PhD वाला तो बन ही जाऊंगा। बन जाओगे कि नहीं? लेकिन अभी हम यहाँ पर आए हैं उस तैयारी के लिए कि हम एंट्रेंस को क्वालिफाई करें। ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है जो आपको तैयार करा रहे हैं कि आप एंट्रेंस टेस्ट को किस तरह से क्वालिफाई करें। उसी तरह से एक सिविलियन बच्चा जब फौज में भर्ती होकर के जाता, उसको फौजी बनाने के लिए 9 महीने तक उसको आग की भट्टी में तपाया जाता है। अपनी जिस तरह से यहाँ आपके टीचर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के सारे टेक्निकल पॉइंट, सारे फॉर्मूले आपको घटा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आप अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर ले। जो आपकी चुनौती है तो वहां तो आग में तपाया जाता है 9 महीने तक। सुबह 4:30 बजे उठते, 4:30 नहीं 4 बजे, और शुरुआत में तो 4 भी नहीं बजने देते, 3 बजे उठ जाते, 3 बजे, और 3 बजे से रात के 11 बजे तक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ट्रेनिंग 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 और ट्रेनिंग। जब 9 महीने तक इस तरह की ट्रेनिंग होती है, तब वो बच्चा उस आग की भट्टी को पार करके एक सैनिक के रूप में निकल करके बाहर आता है। जो सैनिक होता है ना,
उस सैनिक के ऊपर पूरे देश का विश्वास और भरोसा होता है। जब वो वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से संचित वो पावन वर्दी होती है, जो तिरंगे की शान और मान और अभिमान वो वर्दी होती है। जिस वर्दी को पहन करके वो पल भर में अपने राष्ट्र और अपने तिरंगे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, वो एक भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है। 9 महीने की ट्रेनिंग की, 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज मैं सोचता हूं यार, पहले कश्मीर में क्यों गया? हैदराबाद चला जाता, राजस्थान आ जाता, पंजाब में आ जाता, वहां क्यों गया? क्योंकि जो आप सपनों को जी रहे हैं ना, वो परमात्मा आपको उसी रास्ते पे लेकर के जाएगा। परमात्मा ने आपको उस सपनों को पूर्ण कराना है। मुझे एहसास हुआ मैं इसलिए यहां पर आया हूं क्योंकि 1990 से कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने उग्रवाद फैलाया, जिससे वो कश्मीर की अमानवीय क्रूरताओं का एक नया आयाम उन्होंने रचना शुरू कर दिया। उन्होंने उस कश्मीर के अंदर अशांति फैला दी। तो भारतीय सेना 1990 से उन उग्रवादियों के साथ डट करके मुकाबला करती चली आ रही है और आज भी कर रही है। आज भी वो एक युद्ध लड़ रही है, उस युद्ध का एक हिस्सा बना। क्योंकि एक बड़े युद्ध से पहले, अगर एक बड़े युद्ध की आप तैयारी में जा रहे हो, युद्ध लड़ना है, तो छोटे छोटे पहले युद्धों को लड़ना पड़ता है, ताकि आप एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए और ज्यादा तैयार हो सके, और ज्यादा परिपक्व हो सके, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आपके यहाँ पर जो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में होता ना प्री टेस्ट होते कि नहीं? किस लिए होते हैं? कि आपको वो बड़ा जो परीक्षा देनी है उसके लिए आपका तैयारी ठीक से हो जाए, ठीक से तैयारी। तो ये एक तैयारी समझ करके मैं वहां पर 1.5 साल उन उग्रवादियों के साथ लड़ते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, बहुत सारी चीजें मिलती रही। समय अपनी गति के अनुसार बढ़ता रहता है। इस दुनिया में सबसे बेशुमार कीमती अगर चीज है तो वो क्या है? समय। आज का 1 सेकेंड कल अगर पूरी दुनिया की दौलत को ला करके किसी के कदमों में डालोगे ना, कि मुझे वो कल का 1 सेकेंड वापस दे दो, आपको वापस नहीं मिल सकता। इतना बेशुमार कीमती है। इस समय के महत्व को समझना कि आज जो आप यहाँ पर बैठ करके जो तैयारी कर रहे हो, आज का जो दिन है ना, ये आपको कल नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कल कभी होता ही नहीं, हमेशा आज ही होता है। और आज को हम कल पर डालते हैं। ये हमारा जो मन है ना, शुरुआत में बोला ये मित्र भी है और ये शत्रु भी है। जो इसको अच्छा लगता है ना, उसको बोलता आज कर ले, अभी कर ले। और जो इसको हार्ड दिखाई देता है ना, कल कर, बोलता है। ऐसा आप टालते हो ना, आज नहीं बढ़ रहे हैं, कल। मित्र से अगर बात करनी हो, कभी कहता है मैं कल कर लेना यार, तो अभी कर लो, तुरंत मोबाइल लगा दो। अभी तो एक भी बात कर रहा था, यहाँ पे शायद प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे, इधर एक बात कर रहे तुरंत, कि बिना फोन करे रुका नहीं जाएगा। वो ये थोड़ी कहेगा कि आज नहीं, अभी कर लो यार, सेशन तो चलता ही रहेगा, है ना? होता है कि नहीं? तो मन जिस चीज को, उसको मन को अच्छा लगता है, जो सरल चीज होती है उसको बोलता आज कर, जो थोड़ा सा कठिन लगता है उसको बोलता कल कर। वाह भाई। और प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी बनाता है, जो आप भी बनाते हो।
शाम को बड़ी प्लानिंग करके सुबह उठना है, मैंने ये करना है। जब सुबह उठने का टाइम होता अलार्म बजता, बहाने भी बनाता, अभी थोड़ी देर और सो, आज नहीं, फिर वो बोल देगा आज नहीं, कल दौड़ने चलेंगे, आज नहीं चलते दौड़ने। मन, इस मन ये शत्रु भी है और मित्र भी है। इस मन को जिसने अपने बस में करना, अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दे, इसको बांध करके तो नहीं रख सकते। बांध लोगे क्या? नहीं बन सकता, मन कभी नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, अपने बस में इसको कर सकते हो, अपने इशारों पे नचा भी सकते हो। और तब नचा सकते हो जब आप अपने आप को जानना शुरू करें। ये 5 फुट 7 इंच का योगेंद्र यादव नहीं, आप अपनी बॉडी को आप अपना समझते कि ये मैं हूं, आप ये बॉडी नहीं, ये तो बॉडी है, ये साधन है, एक संसाधन है जो हमें दिया गया इस धरती पर कुछ काम करने के लिए। इस बॉडी से कुछ काम हो सकता है? अरे साइंस के स्टूडेंट तो एनर्जी बोलते हैं ना, एनर्जी, एनर्जी से ये बॉडी चलती है। और अध्यात्म बोलता है, स्पिरिचुअल बोलता है कि वो सोल होती है, आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर होता है। जो इस शरीर से निकल जाता है तो इस शरीर से बदबू आनी शुरू होती है। अरे होता है कि नहीं, ये फैक्ट है। तो हम ये नहीं, ये शरीर सिर्फ काम करने के लिए, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? इस शरीर पर ही तो है। और ये जो आपकी एज है ना, ये आपकी एज कौन सी अवस्था? ये यौवन अवस्था। यौवन अवस्था, इस अवस्था में जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं बहुत तीव्र नदी की तरह बहती हैं। और नदी के 2 किनारे होते हैं, आपको मालूम है ना? वो 2 किनारे क्या हैं? वो डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन। अगर नदी 2 किनारों के बीच में बह रही है तो वो दूर तक चली जाएगा उसका पानी। और अगर किनारे तोड़ दिए जाए तो उस पानी कभी दूर तक जा पाएगा क्या? फैल जाएगा, बाढ़ का विनाश है। जो ये भावनाएं, संवेदनाएं, ये हमारी एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को अगर हम जिस काम में भी लगाएंगे उसी में सफल हो जाए, उसी में सफल हो जाए, उसी में आपको सफलता प्रदान करे। इस एनर्जी को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका कि आप सुबह अपने जो दिन का रूटीन है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज करो। कैसे चेंज करना? कि सुबह हम रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना। रात को आप 2 बजे तक नहीं सोते। कोई एक आध पढ़ रहा होता है, बाकी सब कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई इंस्टाग्राम पर, उस पर लगे होते हैं, देखते रहते हैं, उस लाइव चल रही है उसके पास, और जगते रहते हैं। वो एनर्जी आपकी वहां जा रही है। सुबह आप उठ नहीं पाएंगे, उठ पाएंगे क्या? नहीं उठोगे, क्योंकि रात को 2 बजे तक जग रहे हो, अब सुबह उठोगे नहीं। जब तक नाश्ता भी आपके मेस में खत्म हो जाएगा, जब आप उठोगे। और फिर सुबह की जो क्लास होगी तो बिना नाश्ते के आओगे, और दोपहर की क्लास होगी तो तब भी आपको नाश्ता नहीं मिलने वाला। 12:30 बजे तक भूखे रहोगे, और भूखे रहोगे तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो शाम तक सर दर्द हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? किसी के पेट दर्द होगा, किसी के सर दर्द होगा। फिर क्लास में आकर के बैठोगे, नींद भी आएगी। ये हमारी रूटीन है। अगर आपने अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर लिया कि आप 11 साढ़े 11 बजे से अपने मोबाइल स्विच ऑफ किया, अपनी किताबों को बंद किया, लाइट ऑफ किया, और सुबह आप 4 बजे उठने लगे। 4 बजे क्यों?
क्योंकि 4 से लेकर के 6 बजे तक का एक पॉजिटिव एनर्जियों का एनवायरमेंट होता है, पॉजिटिव एनर्जी। उस समय आप उठना तो शुरू कीजिए। उस पॉजिटिव एनर्जियों के आस पास आप जब रहेंगे, टकराएंगे, आप योग कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। आप फिर डटोगे नहीं, बल्कि आप जो चैप्टर को खोल करके बैठोगे, समझोगे। पढ़ना हमारा, रटना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमें चैप्टर को समझना है, और जो समझ होती है वही नॉलेज होती है, वही ज्ञान होता है, और वो ज्ञान व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो ये आत्मविश्वास कैसे बढ़ता चला जाएगा? जब आपके पास जितनी नॉलेज आती चलेगी। तो इसी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए पहली पोस्टिंग मेरी वहां हुई कि वहां पर कुछ सीखें, समझें। और वर्ष 1998 में आया, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। उसी परमाणु परीक्षण में ये हमारे जो देश के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो ये जान चुके थे, पहचान चुके थे, आभास कर चुके थे कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े होंगे। छोटी सी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया कि जहां शांति होगी वहीं उन्नति और विकास भी होगा। इसलिए उन्होंने समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई, लाहौर बस यात्राएं शुरू हुई, और बहुत बड़े स्तर के ऊपर मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता हुआ चला गया। लेकिन पाकिस्तान का जनरल कभी ये नहीं चाहता था। कौन था उस समय जनरल? परवेज मुशर्रफ। वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, दोनों राष्ट्र तरक्की करें। इसलिए उसने कारगिल बटालियन की दराज तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जो सर्दियों में वहां पर -60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। 71 वॉर के बाद एक सिमला समझौता हुआ, जिसके तहत विंटर के समय दोनों सेनाएं वहां से विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आएंगी। हमारा देश एक अहिंसा का देश है, और हमारी सेना भी इसी देश का एक हिस्सा है। देश के सैनिक, देश की सेना अपने देश के कानून को मानती है, डिसिप्लिन सेना है, और उसी कानून के तहत हम नीचे आ गए। लेकिन वो नीचे नहीं गए, बल्कि उन्होंने हमारे तमाम चौकियों के ऊपर कब्जा जमा लिया, भारी संख्या में वहां पर अपनी मैन पावर को डिप्लॉय कर दिया, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर अम्युनिशन, राशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सामान वहां पर ढेर लगा। वो एक निर्णायक युद्ध लड़ना चाहते थे। उन्होंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, और इस मिट्टी में सिंगड़े और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के सैनिकों ने, शेरों ने -20 डिग्री टेम्परेचर, मई और जून का महीना, जब मध्य भारत गर्मी से जलता है, तब भी -20 डिग्री टेम्परेचर, भारी गोलाबारी के बीच वो कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के 13,000 से लेकर 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए उनके बंकरों को कब्रिस्तान बनाना शुरू किया। ये फिल्म देखी है, ये पिक्चर देखी, ये चित्र देखा है? यहाँ से 5,000 साल पुराना चित्र है, 5,000 साल पुराना। लेकिन 5,000 साल बाद भी आज भी इसके आधार से इसकी प्रेरणा उतना ही महत्व रखती है जितना 5,000 साल पुराना है। ये पिक्चर को देख करके हमें आभास होता है, ये हमें बताती है, समझाती है, कहती है कि जब इंसान के चारों तरफ
विपत्तियां ही विपत्तियां हो, चुनौतियां ही चुनौतियां हो, और जब मन उन चुनौतियों को देख करके हथियार डालने पर विवश होने लगे, तब क्या करना चाहिए? तब अपने जीवन रूपी रथ की डोर अपने सारथी को सौंप देनी चाहिए। वो सारथी ही हमारी ताकत को, क्षमता को, सक्षमता को समझता, महसूस करता है, और वो सारथी हमें उस विपत्तियों से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। हम गिरे हुए हथियारों को वापस उठाते हैं और अपनी चुनौतियों को पार करते हुए चलते। हमारे सारथी कौन है? कौन है हमारे सारथी? जीवन के सारथी हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक, हमारे जीवन के सारथी। अगर आपके पास, आपके जीवन में जब भी चुनौती आए, जब आप हताश, निराश होने लगे, तो उस चुनौतियों में जब हताश, निराश होने लगे, तो अपने पेरेंट्स को उन चुनौतियों के बारे में जरूर बताइए। आपको वो क्षमता, वो ताकत देंगे कि आप उन चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। ये पिक्चर उस चीज को दर्शाती है। इसमें आपको पता है ना कि अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, और वो उसने भी हथियार डाल दिए थे, लेकिन कृष्ण उसके सारथी बने तो उसने हथियार उठाने पर वो विवश हो गया। ये एक पिक्चर जो हम पहाड़ी इलाके की है, नेशनल हाईवे बनल श्रीनगर टू लेह, जो दर्शा रहा है कि 425-27 किलोमीटर है श्रीनगर से लेह। ये पिक्चर हमें दर्शाती है क्योंकि ये हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध रखती है। क्या संबंध है इसका? क्योंकि ये पिक्चर हमें दर्शाती है, बताती है, समझाती है, कहती है और एहसास दिलाती है कि ये जीवन सुगम और सरल रेखा की तरह नहीं है। ये जीवन चुनौतियों भरा है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के गुजरता है। ईसीजी कराई है? नहीं कराई? कभी उसका फोटो देखा होगा? अरे देखा है कि नहीं? उसमें इस तरह से तरंगे होती है, तो वो क्या दर्शाती है, क्या बताती है? इंसान जिंदा है, और अगर इस तरह से लाइन चलेगी तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अपने रास्ते को, जीवन को सुगम कैसे समझ सकते? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिंदगी है, इसमें चुनौतियां आएंगी, नापा जाता है, ग्राफ ऊंचाई आएगी, उस ऊंचाई को, चुनौती को पार करना ही पड़ेगा, और तभी जीवन को जी पाओगे। यही तो जीवन का आनंद है, इससे बड़ा और क्या? ये पहाड़ी, आपने कारगिल वार मेमोरियल का चित्र देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत आता है, टीवी पे देखा होगा। ये वही पहाड़ी है जो कारगिल वार मेमोरियल, इसी की तलहटी पर बना हुआ, इसका नाम है तोलोनिंग टॉप। इसके ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, 22 दिन, और इस 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर बम्बारमेंट करने के लिए आए, और 28 मई को इस पहाड़ी पर ये 3 हेलीकॉप्टर फायर करने के लिए आए थे। मुझे वो पल अभी भी याद है। ये फायर करके इस तरह से इस हेलीकॉप्टर टर्न हुआ, और ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर था, इसको पाकिस्तान की फौज ने अपनी गाइडेड मिसाइल के द्वारा मार गिराया। पल भर में चलता हूँ नीचे की तरफ से। 22 दिन लड़ते लड़ते हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को इस पहाड़ी पर पहली सफलता के रूप में हमने इसको